बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। सियासी मंजरनामा दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। हुकूमत अजीब मखमसे में गिरफ्तार है। लॉकडाउन लगाए तो मुसीबत, ना लगाए तो मुसीबत, गिरफ्तारियां, मुकदमे, धमकियां। क्या हुकूमत अपोजिशन के जलसों को रोक सकेगी? कोरोना के बढ़ते हुए खतरात के बावजूद पीडीएम जलसा करने पर डट गई है। अब सवाल ये कि जिस तरह कोरोना का मर्ज बढ़ता जा रहा है, खुद पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी कोरोना का शिकार हो गए। क्या अपोजिशन को जलसों का सिलसिला रोक देना चाहिए? और अगर अपोजिशन मुल्तान और लाहौर के जलसे मुलतवी कर दे तो इससे क्या अपोजिशन की तहरीक को कोई फर्क पड़ेगा? तहरीक का मोमेंटम टूट जाएगा या इससे हुकूमत किसी बड़े सियासी बहरान से बच जाएगी? तो अपोजिशन की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वो लोगों को इस खौफनाक वबा की मौजूदगी में बाहर निकालना चाहती है और हुकूमत उन्हें कोरोना के नाम पर रोकना चाहती है? हुकूमत के अपने इकदाम से एक बात तो वाज़ेह है कि अगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर ली जाए तो फिर कोई मसला नहीं। कल खान साहब ने भी ऐलान किया कि अब हुकूमत लॉकडाउन नहीं लगाएगी, तो इसका मतलब यह है कि लोग सियासी और कारोबारी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। हुक्मरान जमात का मौक़िफ़ यह है कि कारोबारी सरगर्मियों के लिए कोरोना कोई मजबूरी नहीं, लेकिन सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है। मुल्तान में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को पुलिस ने एक घटिया इल्जाम के तहत FIR काट कर गिरफ्तार कर लिया। उससे पहले एक MNA को गिरफ्तार किया गया। अब एंटी करप्शन लीग रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात ढूंढ कर निकाल रही है। जिला कमिश्नर और तमाम हुकूमती मशीनरी इस काम पर तैनात कर दी गई है कि किस तरह सियासी मुखालफीन पर मुकदमे बनाकर उन्हें दबाव में लाया जाए। तो एक तरफ तो हुकूमत सियासी मुखालफीन को तोड़ने के लिए पूरी हुकूमती मशीनरी को फाल किए हुए है, तो दूसरी तरफ अवाम को यह बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि अपोजिशन को अवाम से कोई हमदर्दी नहीं, अवाम की कोई परवाह नहीं। लोगों को कोरोना का शिकार बनाने के लिए जलसों में बुलाया जा रहा है और कायदीन खुद कोरोना का शिकार होकर घरों में बैठ गए हैं। बिलावल भुट्टो कोरोना की वजह से जलसे में शरीक नहीं हो सकेंगे। मरियम नवाज की दादी का इंतकाल हो गया है, लेकिन वो जलसे में शरीक हो रही हैं। अब लगता यूं है कि पीडीएम का सारा वजन मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज के कंधों पर आ गया और तहरीक के अगले मराहल भी इन्हीं को तय करना है। हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून का लाहौर में जलसा रोकने की भी मुकम्मल तैयारी कर रखी है और जलसे से कबल लाहौर में पकड़ धकड़ के प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। लेकिन मुल्तान में 30 नवंबर को होने वाले जलसे में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की अदम मौजूदगी क्या पीडीएम की तहरीक पर कोई असर पड़ सकता है? तो उसका जवाब फिलहाल नफी में है। पीडीएम ने तहरीक के लिए जो लाहेअमल तय कर रखा है उसका रोड मैप पहले से तैयार है। उसके मुताबिक मुल्तान और लाहौर के जलसों के बाद पीडीएम की जानिब से जलसों के प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे। शहर शहर एहतजाज, हड़तालों और रैलियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके लिए दिसंबर का आखिरी हफ्ता पहले से तयशुदा है और इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अपोजिशन अब असम्बलियों से इस्तीफे देने की बजाय लॉन्ग मार्च करेगी। जराये के मुताबिक पीडीएम तहरीक को रोकने की बजाय उसे तेज करने पर गौर कर रही है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद में धरने पर गौर किया जा रहा है, जबकि इससे पहले सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली में तहरीके अदम एतमाद लाने की तजवीज पर भी मुशावरत की गई थी। अब इस तजवीज को काबिल अमल नहीं समझा जा रहा। पीडीएम की क़यादत की राय यह है कि इस वक्त लोहा गर्म हो चुका है। अगर हुकूमत तहरीक रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने की कोशिश करेगी तो लोग इसको नहीं मानेंगे। लोग हुकूमत के खिलाफ खुद ही सरापा एहतजाज होकर बाहर निकल आएंगे। ताजरों समेत कोई भी कारोबारी तबका लॉकडाउन को तस्लीम नहीं कर रहा। इस सूरत हाल में पीडीएम की तहरीक को बढ़ावा मिलेगा, उन्हें ईंधन मिल सकता है और हुकूमत मजीद दबाव में आ जाएगी। तो दूसरी तरफ यह भी लगता है कि खान साहब ने भी लॉकडाउन पर अवामी रद्दअमल के पेश नजर लॉकडाउन ना लगाने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। इससे चंद रोज कबल खान साहब ने लॉकडाउन लगाने का वाज़ेह तौर पे इशारा दिया था ताकि अपोजिशन को घरों तक महदूद कर दिया जाए। लेकिन अब उन्हें भी ये इतलात मिल चुकी है
कि लोग इसकी मुजाहमत करेंगे, लोग लॉकडाउन को नहीं मानेंगे। तो एक बार फिर यू टर्न ले लिया गया। तो उन्होंने यू टर्न लेते हुए लॉकडाउन ना लगाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अब अपोजिशन को जलसों से रोकने के लिए हुकूमत के पास कोई ठोस जवाब नहीं रह गया। अब या तो खासा मुकम्मल लॉकडाउन लगाएं और अपोजिशन को जलसों से रोक लें, लेकिन कारोबारी तबके और दीगर शोबा जिंदगी से मुतल्लक अफराद को जो इन दिनों सड़कों पर है, सरापा एहतजाज है, उनको कैसे रोकेंगे? या फिर लॉकडाउन ना लगाए और अपोजिशन को जलसे करने दिए और अपने लिए मुश्किलात पैदा करें। इसे कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। अब पंजाब की मुशीर इत्तलात ने अपोजिशन को वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने तहरीक ना रोकी तो हुकूमत उनके खिलाफ क्या कर सकती है। आप कानून को चैलेंज ना करें, स्टेट की रिट को चैलेंज ना करें, और हम ये चाहते हैं कि आप जिम्मेदार बने। हमें नहीं अच्छा लगेगा कि तेल वाला डंडा आपका इस्तेमाल करे, हमें खुशी नहीं होगी, लेकिन अवाम की जान को बचाने के लिए हुकूमत हर सतह पे कानून की हुक्मरानी को। तो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं, इससे पहले भी इसी किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने पर उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें अल्फाज के इस्तेमाल पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं। तो अपोजिशन ने इनके बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए क्या कहा, वो भी देखते हैं। ये इमरान खान जो वायरस है, ये वायरस जो है कोरोना वायरस से ज़्यादा मुहलिक है, ज़्यादा ख़तरनाक है इस मुल्क के लिए और इस कौम के लिए। तो ना अपोजिशन जलसों से रुक रही है, ना हुकूमत अपोजिशन को जलसों से रोक पा रही है। और सबसे पहले बात करते हैं पीपल्स पार्टी की तर्जमान है पलोशा खान और पीटीआई की तर्जमान है मलाइका बुखारी, दोनों गुफ्तगू कर रही है ऑन द फ्रंट में। देखते हैं कि उनका मौजू क्या है। जी पलवशा साहिबा, आप दरख्वास्त मान लें हुकूमत की। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस है वैसे कि अभी जिनकी ये बात करी है उन पर सियासत हो रही है, उनकी अभी तक जो है उनकी तदफीन भी नहीं हुई, मगर फिर भी ये जो है अपने अल्फाज को जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। ये शर्म का मुकाम है कि किसी की आप घर की मैयत पे वो ना आपको किसने बुलाया, उनके कुल पे आपको किसी ने मदू किया है कि आपको पता है वहाँ क्या क्या कहा गया है, या आपको किसी हमारी मंगनी पर किसी ने मदू किया है कि आपको पता है, आपके पास कार्ड आया है, आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई है। अगर इन बातों पे बात करनी है तो फिर बात बहुत गंद में पड़ जाएगी, और वो मैं तो चाहती नहीं उस गंदगी में पड़ना। लेकिन शर्म आनी चाहिए कि जिन खातून की अभी वफात हुई है वो अभी तक कब्र में नहीं उतरी। आप लोगों को अपनी जबानों पर लगाम नहीं है, कोई और बात है करने के लिए आपके पास इसके अलावा? राइट, कुछ शर्म कर लेनी चाहिए, कोई थोड़ी बहुत इन बातों की शर्म। सबने मरना है, इन लोगों के घर मौतें नहीं आनी, मिलेगा साहब मौत का फरिश्ता नहीं आएगा। रिस्पांस फिर मैंने टाइम देना मियां साहब को। देखिए, कामरान पलवशा साहिबा की ज़बान बहुत ही ख़राब है, ये बहुत ही गलत लहजे में बात करती हैं, इसका कोई जवाब नहीं। आप मुझे अपनी ज़बान देखें, उस वक्त से चल रही है, लोगों की नानियों दादियों तक पहुंचती है। अपनी ज़बान देखें आप, जिस शख्स की भी तदफीन नहीं उसके ऊपर आप बात करने से नहीं रुक रही, क्योंकि आपके पास कुछ कहने को नहीं है। यू हैव नो वर्ड। आप अगर किसी की लाश के बारे में बात करेंगी और किसी के घर के मामलों के बारे में बात करेंगी तो मैं आपको बात नहीं करने दूंगी। खराब आपकी जबान है, टेक योर वर्ड्स बैक। आप क्या समझ रही, अब जो मर्जी कहती रहेंगी, हम हम इनकी धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरते। देखिए, ये इस तरह बात करके इनकी इस तरह बात करने से इनकी बात के अंदर सदाकत। जो लोग बेगम कलसूम नवाज की बीमारी को ड्रामा करार देते रहे, उनकी जासूसियां कराते रहे, नवाज शरीफ की बीमारी को अब भी एक बहाना समझते हैं, उनसे नवाज शरीफ के वालदा के इंतकाल पर शराफत और अखलाकियात पर मबनी रवैये की तो रखना ही फजूल है। हम तो समझते थे कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, फिर पता चला कि सियासतदानों के सीने में दिल नहीं होता, फिर पता चला कि उसमें भी फर्क है। उस सियासतदान के सीने में दिल नहीं होता जो इक़्तिदार पर विराजमान होता है, यानी जब तक इक़्तिदार नहीं मिलता अखलाकियात नजर आती हैं, दूसरे का दुख दर्द भी महसूस होता है। उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि शहबाज शरीफ की वालदा चंद रोज पहले इंतकाल कर गई, अभी उनकी तदफीन भी नहीं हुई और वो अदालतों में पेशियां भुगत रहे हैं। हुकूमत उन्हें तदफीन से कबल पेरोल पर रिहा करने के लिए तैयार नहीं थी कि कहीं वो ताजियत वसूल ना कर रहे हैं।
हालांकि ये सबको मालूम है कि एक दिन सबको मरना है और सब कुछ यही धरा रह जाएगा। बड़े बड़े हुक्मरान, हीरो, सब ने मौत का जायका चखना है, और अगर किसी को मौत याद है तो वो किसी दूसरे की मौत पर ना सियासत करता है ना उसका मजाक उड़ाता है। बदकिस्मती से इस वक्त सब कुछ वही हो रहा है जो बेगम कुलसूम नवाज की मौत के वक्त हो रहा था। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय, मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं। सेनेटर फैसल जावेद गुफ्तगू कर रहे हैं कोरोना के हवाले से हुकूमत का वर्जन क्या है और अपोजिशन पर एलिगेशन क्या है। वॉच फैसल जावेद। आगे कर दिया, हेडलाइंस में खुद आगे कश्मीर कॉज को पीछे कर दिया। तीसरी चीज आई कोरोना की जो पहली लहर आई थी, उस वक्त इन्होंने किस तरह गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। कोई तामीरी रोल प्ले नहीं किया था। सारे क्लिप्स आपके पास, लॉकडाउन कर दो, लॉकडाउन कर दो, स्ट्रैटेजी नहीं सुने, देखिए उसमें भी देखिए बात सुने। प्रॉब्लम ये है, सुने लोगों प्रॉब्लम ये है कि वो स्ट्रैटेजी कोई सिर्फ ऑपोजिशन ने पाकिस्तान के लिए नहीं बनाई थी जी, दुनिया में ये स्ट्रैटेजी बनी थी। फ्रांस ने लॉकडाउन किया, इटली ने लॉकडाउन किया, स्पेन ने लॉकडाउन किया। जैसे जो जिन यूके टाइप मुल्कों ने इनिशियली हर्ड इम्यूनिटी की बात की, उनको भी जबरन लॉकडाउन करना पड़ गया। तो इस वजह से ये स्ट्रैटेजी थी। नहीं बात सुने, बात ये नहीं थी। बात ये थी कि उस वक्त भी बातचीत हो सकती है। शोर शराबा इमरान खान साहब को बुरा कहा कि मोदी वाला काम क्यों नहीं कर रहे, कि पीपल्स पार्टी ने कहा जी FIR कटवा देनी चाहिए इमरान खान के खिलाफ जो ये लॉकडाउन नहीं कर रही है चीजें। और फिर इंडिया जो हमारे जैसा, इंडिया में आपने देखा जो मोदी ने किया, लॉकडाउन किया, आज वो 1 करोड़ पे पहुंचने वाले हैं उनके कोरोना केसेस। और साथ ही में गुर्बत, भूख, अफलास, लोगों का फुटेज आप चला सकते हैं जो हाल हुआ है भारत के अंदर। और पाकिस्तान में अल्लाह का खास करम हुआ है कि पाकिस्तान की तारीफ दुनिया कर रही है। मैं नहीं कर रहा सर, हम नहीं कर रहे टीवी पे बैठ के। ये देखें, पाकिस्तान की तारीफ दुनिया कर रही है। WHO तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान की बिल गेट्स तारीफ करता है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने बेहतरीन स्ट्रेटेजी अपनाई है। हाँ, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो हैं US के, बाकी ये सारे मैं चीजें लेके आया हूं, ये सब ने तारीफ की इमरान खान की कि किस तरह से इमरान खान ने ना सिर्फ कोरोना को बल्कि इकोनॉमी को भी। क्या वजह है कि बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते। मईशत का हाल ही है कि कर्जों में 50% इजाफा हो चुका है और टैक्स वसूली में बेइंतहा कमी आ गई है, यानी आमदनी कम और खर्चा ज्यादा। तो अल्लाह जाने हुकूमत ने कोरोना के दौर में कौन सी मईशत ठीक की कि जिसके नतीजे में ग्रोथ रेट गिरकर नेगेटिव हो गया, लेकिन मईशत ठीक और बड़ी अच्छी हो गई। गुज़श्ता 2 सालों में हमने नहीं देखा कि रोजगार का कोई एक भी मौका पैदा किया गया हो। हुकूमत अपनी आमदन बढ़ाना तो दूर की बात है, जो आमदन हो रही थी उसको भी गवा बैठे हैं। तो अगर तो मईशत दुरुस्त होना इस बात को कहते हैं कि हमें ज़राई मुल्क होते हुए चीनी, आटा, कपास बाहर से मंगवाना पड़ रहे हैं और उधार मांगकर हमने वरकूम बैंकों में रखकर ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद कर लिए और बड़े खुश है कि हमारे रेमिटेंस बहुत ज्यादा हाई है, यानी कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे रंग लाएगी अपनी फाका मस्ती एक दिन। तो मईशत के बारे में तो जितने झूठ बोले जा रहे हैं वो सब एक्सपोज हो चुके हैं। तो जहां तक कोरोना का ताल्लुक है तो इस पर हुकूमत को अब भी क्रेडिट लेने की पड़ी है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब सवाल ये कि खान साहब की पॉलिसियों से अगर कोरोना पर काबू पा लिया गया था तो फिर दुनिया को तो चाहिए था कि खान साहब को नोबेल इनाम दे देती, वो तो मिला नहीं। और इस बार भी कोरोना उस वक्त आया है जब अपोजिशन सड़कों पर निकल रही है और इस बात का खदशा है कि सेनेट इलेक्शन से पहले धड़न तख्ता ना हो जाए और हमें कागज लहरा के दिखाया जा रहा है कि देखिए हमने तो कोरोना खत्म कर दिया था। भाई कोरोना अगर खत्म कर दिया था तो फिर इस बात का जवाब भी दे दे कि कोरोना दोबारा वापस कैसे आया। पीटीआई की रहनुमा अंदलीब अब्बास गुफ्तगू कर रही हैं। मौजू नईम बुखारी पीटीवी के नए चेयरमैन बने हैं, उनके हवाले से काफी अब तनाज़ात सामने आ रहे हैं कि देखते हैं कि एतराज़ात क्या है और हुकूमत का इस पे जवाब क्या है। Then I think this is for the first time
एतराजात होते थे, हम सब करते थे कि जनाब पीटीवी फेयर नहीं चल रहा, लेकिन पहली दफा गालिबन इस तरह हो रहा है कि समवन हैज एक्चुअली सेड ओनली गवर्नमेंट विल गेट द स्पेस। 2 साल का पीटीवी और 30 साल के पीटीवी में जमीन आसमान का फर्क नहीं। गवर्नमेंट क्रिटिसाइज नहीं होती, ऑपोजिशन को ज्यादा टाइम नहीं मिलता, सारी प्रोसीडिंग्स छोटी बड़ी स्पीचेस लाइव नहीं दिखाई जाती, आप लोग घर में बैठ के नहीं देखते। ये कभी पहले हुआ था? अब नईम बुखारी साहब आए हैं, मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूंगी। अच्छा। मैं कहूंगी उनको बैठने दे, देखने दे। 1 ही इज वेरी कॉम्पिटेंट, 2 ही नोज द सिस्टम, 3 उन्होंने कहा है मैं बगैर पैसे के काम करूंगा। जिसके ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि ये कहा जाता था कि वो पक्ष के लिए आते हैं, किसी का वो दोस्त होता है, किसी का वो फलाना होता है, ढिंगना होता है, वो टैक्स पेयर के पैसों पे पलता है। So, President, let's see what happens. अच्छा, वैसे जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस थोड़ा सा अगर याद करें, नईम बुखारी साहब पैनामा केस में इमरान खान साहब के वकील थे ना, या वैसे सिर्फ याद करने के लिए, ऐसे ही था ना? Absolutely, and he's a friend of many people, including us also. Including the Prime Minister also? मेरे भी उस्ताद है वो, लेकिन including the Prime Minister's friend also? भाई अगर वो पनामा में उनका केस लड़ते रहे तो रोज मिलते नहीं होंगे। देखिए, कहने वाले तो ये कहते हैं कि खास साहब में एक क्वालिटी ये कि इनका कोई दोस्त नहीं है, और दूसरी क्वालिटी ये है कि जो कोई उनका गलती से दोस्त बन जाए उसे वो खूब नवाजते हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अब नईम बुखारी को तो मेरे नजदीक पहले ही बहुत कोई अच्छा ओहदा मिल जाना चाहिए था। हाँ साहब को हर वो शख्स अच्छा लगता है जो उनके सियासी मुखालफिन की बुराइयां करता रहे या उनकी धज्जियां उड़ाता रहे। अब इसमें जो मीडिया के लोग हैं, जो एंकर इसमें यदे तूला रखते हैं, वो खान साहब के मुशीरान में शामिल रहे हैं, और ताल्लुक तो छोड़े, नाश्ता भी उनके साथ करते रहे, सुबह नाश्ता और शाम को बैठ के सियासी मुखालफिन की ऐसी तैसी। अब नईम बुखारी से खान साहब का ताल्लुक उतना ही पुराना है जितनी नईम बुखारी साहब की नवाज शरीफ से नफरत पुरानी है। तो ये एक पुराना रिश्ता है। अब सियासत को एक तरफ रखें तो नईम बुखारी जाती तौर पर मुझे बहुत पसंद है, बहुत खुशमिजाज और जबरदस्त आदमी है, लतीफाबाज है और पक्के लाहौरी हैं, जुगते भी मार लेते हैं। तो उनमें और अताउल्लाह कासमी में ये एक कदरे मुश्तरक बात है कि दोनों के हिस्से मिजाज बहुत अच्छी है, और हुक्मरानों को ऐसे लोग अक्सर बहुत पसंद होते हैं जो उन्हें इक़्तिदार के दबाव भरे खेल में, यानी हुकूमत चलाना कोई आसान काम नहीं होता, बड़ा प्रेशर होता है, तो थोड़ा बहुत उन्हें भी तफरीह चाहिए होती है। तो वो कहते हैं ना 9 रत्नों में 1-2 रत्न ऐसे होने चाहिए जो आपको थोड़ा सा तफरीह मुयस्सर कर सके, कोई आपको हंसा सके, कोई लतीफ़ा सुना सके। तो वो मेरा ख्याल है कि नईम बुखारी साहब की पोजीशन इस वक्त वो है। अब अगर वो अपोजिशन को पीटीवी से ब्लैकआउट करने का मिशन लेकर आए हैं तो अपोजिशन को इसकी कोई फिक्र नहीं करना चाहिए। बस गुजारिश ये है कि चूंकि नईम बुखारी बड़े अच्छे आदमी हैं तो उनको चाहिए कि पीटीवी के अखराजात का बोझ खुद उठा लें, और आवाम से बिजली के बिलों में जो वो भत्ता वसूल किया जा रहा है ना, वो वसूली बंद करा दें। तो हम समझेंगे कि नईम बुखारी का पीटीवी में आना कौम के लिए सूदमंद साबित हुआ है। यहां पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर बात कर रहे हैं। अपोजिशन की तरफ से पार्लिमानी इजलासों का बाइकाट किया गया है। असद कैसर उस पर अपनी वजाहत दे रहे हैं, देखते हैं कि स्पीकर साहब क्या फरमाते हैं। आपके साथ इजलासों में शरीक हो रहे थे, ऐसे क्या हालात पैदा हुए कि अब अपोजिशन नहीं आ रही? देखिए, वो शायद अपना एक सोच रहे हैं और अपनी उसकी शायद पॉलिसी होगी। हालांकि आपको पता है कि मैंने हमेशा इनको ऑन बोर्ड रखा, एक एक चीज पे हमने उसके साथ मशावरत किए, कोई एक ऐसा काम नहीं किया जो उसको मशावरत से बाहर रखा है। मेरा जो काम है बीइंग ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस में हर सूरत में
इसका जो मैंडेट है मैं उसका एहतराम भी करता हूं, अब भी करता हूं, पहले भी करता था और आइंदा भी करूंगा। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरा काम पॉलिटिक्स नहीं है, मेरा काम है हाउस चलाना। मैंने सबको ऑन बोर्ड रखना है, सबको जो है कानून के मुताबिक चलाना है, सबका जो मैंडेट है उसके मुताबिक उसका राइट देना है। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। यानी जो FATF के बिल्स हैं, आप हामिद साहब पूरी डिटेल निकाले। इसका सबसे पहले जो है ना कौमी असम्बली में ये बिल टेबल हुई, इसके ऊपर जो है डिस्कशन हुई, डिबेट हुई, फिर ये स्टैंडिंग कमेटीज में चले गए, इसके बाद ये यहाँ से पास होकर सेनेट में चले गए, सेनेट में उन्होंने भी प्रोसेस किया, उसने मतलब इसको रिजेक्ट किए। इसके बाद जो कानून के मुताबिक उसको प्रोसीजर थी वो प्रोसीजर करनी थी, शायद वो उसी दिन भी तकरीर करना चाहते थे। यानी आपको पूरा मौका मिला नेशनल असेंबली में, सेनेट में, स्टैंडिंग कमेटीज में, और फिर जो खासकर उस वक्त जब उन्होंने काउंट चैलेंज किया, जब काउंट चैलेंज होती है तो फिर तो डिबेट का हक खत्म हो जाता है। आप निकालें, आप जो है ना उस की प्रोसीडिंग निकालें। मैंने मियाँ साहब को मौका दिया, मियाँ साहब ने जो है ना बात नहीं करना चाहे, उसने कहा बिलावल साहब को मौका दो। मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, सब रिस्पेक्टेबल है। आपको पता है कि मेरे अपनी पार्टी के अंदर मेरे खिलाफ जो है ना काफ़ी मेरे खिलाफ जो है तनाज़ात हुए, लोग नाराज़ भी हुए और वे समझते हैं कि ये अपोजिशन को बहुत ज़्यादा मौका देते हैं। और आप भी इस बात को जो है ना मैं समझता हूँ कि आप इंडोर्स करेंगे कि जो बजट पे जो डिस्कशन हुई, यानी पहली दफ़ा 12 बजे तक इजलास चलता रहा, 84 आवर डिबेट हुआ, 42 कुछ हमारा टाइम होता है, 84 आवर जो है डिबेट हुआ, सबसे लंबा। और ये तमाम जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया, ख्वाजा आसिफ साहब ने अप्रिशिएट किया, कितनी मेरे पास रिकॉर्ड पे है कि बिलावल साहब ने अप्रिशिएट किया, तमाम ने अप्रिशिएट किया कि जिस तरह चल रहा है। बहरहाल मैं समझता हूं कि अपोजिशन को अपनी सियासत भी बिल्कुल उसको पूरा हक है कि वो अपनी पॉलिटिक्स करे अपनी। देखिए, लगता ही है कि अपोजिशन ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, फैसला कर चुके हैं, तय कर लिया है कि अब उन्हें कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उन्हें हुकूमत के साथ बैठने से कोई दिलचस्पी है। अपोजिशन वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान कर चुकी है कि अगर कोई मुज़ाकरात भी होते हैं, कोई ग्रैंड नेशनल डायलॉग भी होता है, तो भी वो हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। और उसकी बड़ी वजह एक बैकलॉग है कि अपोजिशन जब भी हुकूमत के साथ किसी मसले पर, किसी बात के लिए बैठती है, तो हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आना शुरू हो जाता है कि ये हमसे रियायतें मांग रहे हैं, हमसे NRO लेना चाहते हैं। अब नैब में जो कानून साजी के लिए अपोजिशन को साथ मिलाया गया, अपोजिशन बैठ गई, अपोजिशन ने अपनी तजावीज़ ऑन पेपर दे दी, तो उसको लेके फिर मीडिया के सामने शोर मचाया गया जी कि हमसे तो NRO मांगा जा रहा है। तो अब मुझे यूँ लगता है कि एक लिहाज से अपोजिशन ने हुकूमत से मुकम्मल तौर पर कुटी कर ली है, और जब तक ऊंट किसी एक करवट नहीं बैठेगा बात आगे नहीं बढ़ेगी। स्पीकर असद कैसर बुनियादी तौर पर एक अच्छे इंसान है, लेकिन वो जितनी मर्जी वजाहतें कर लें, बदकिस्मती से उनके बारे में ये तासुर मौजूद है कि वो गैर जानिबदार नहीं है। उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हर जमात के अंदर यही रवैया है कि आप अपने बॉस के खिलाफ जा नहीं सकते। तो अपोजिशन हुकूमत के दरमियान असद कैसर अगर चाहते तो वो एक पुल का किरदार अदा कर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से वो इसमें कामयाब नजर नहीं आते। और एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज बेटे सुलेमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बाकायदा इश्तिहारी करार दे दिया है। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत के मुताबिक बार बार तलबी के बावजूद चंद मुल्ज़मान पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने नुसरत शहबाज और सुलेमान शहबाज को इश्तिहारी करार दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और दामाद हारून यूसुफ को भी इश्तिहारी करार दे दिया। इस मौके पर जज ने रिमार्क्स दिए कि 30 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन मुल्ज़मान अदालत में पेश नहीं हुए। तमाम मुल्ज़मान को बज़रिया इश्तिहार तलब किया गया था, लेकिन मुकर्ररा मुद्दत पूरी होने के बावजूद कोई अदालत में पेश नहीं हुआ। जज एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने गैर हाजिर मुल्ज़मान को इश्तिहारी डिक्लेयर किया और पुलिस ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत में पेश किया। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन और नैब के वकील ने इस मौके पर शहबाज शरीफ से उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत भी की।
और एक और आप खबर यह कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सर्कुलर रेलवे केस की समाअत की तो FWO के वकील ने कहा कि सिंध हुकूमत अंडरपासेस का ठेका हमें नहीं दे रही। तो चीफ जस्टिस ने डीजी से पूछा कि क्या FWO को ठेका मिला है। डीजी FWO ने जवाब दिया कि हमें तो कोई ठेका ही नहीं मिला। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध ने अदालत को बताया कि FWO ने P1 के लिए 25 मिलियन रुपए मांगे थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि FWO किसी निजी इदारे के साथ काम नहीं कर रहा कि मुनाफा कमाए, अदालती हुक्म की आड़ में इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। ये जेरे जमीन पुल बनाना 10 अरब रुपए का काम नहीं है। डीजी FWO ने बताया कि रेलवे ने डिजाइन और सिंध हुकूमत ने हुक्म देना है, जो डिजाइन हमने दिया था उसकी मंजूरी नहीं दी गई। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि सर्कुलर रेलवे का काम 2 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन 3 माह हो गए। KCR के पुलों और अंडरपासेस का काम मुकम्मल नहीं हुआ। FWO को ताल ठेका न देने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। कराची सर्कुलर रेलवे से मुतल्लिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने 2 हफ्तों के लिए समाअत मुलतवी कर दी और वजीर आला सिंध को जवाब जमा कराने की हिदायत की। इसके अलावा परवेज मुशर्रफ फैसले में जज के खिलाफ तौहीन अमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर पेशावर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम, फवाद चौधरी, फरदौस आशिकवान और शहजाद अकबर को अदालत में तलब कर लिया। संगीन गद्दारी केस फैसले के बाद खुसूसी अदालत के सरबराह जस्टिस वकार अहमद सेठ के खिलाफ वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। जस्टिस रूहुल अमीन ने हदायत की कि जिसने तौहीन अदालत की है वो आइंदा समाअत पर खुद पेश हो। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि फरीकैन की तरफ से हम दलाइल देंगे। जस्टिस रूहुल अमीन ने कहा कि तौहीन अदालत जिसने की है वो खुद पेश हो तो फिर आपको भी सुन लेंगे। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दिया। परवेज मुशर्रफ फांसी केस का फैसला आने के बाद वफाकी वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें स्पेशल कोर्ट के सरबराह जस्टिस वकार सेठ मरहूम के खिलाफ तौहीन अमेज जुमले कहे गए थे। और एक और खबर यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को कोरोना वायरस हो गया है। उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। ट्विटर पर एक पैगाम में बिलावल भुट्टो ने खुद इस बात का ऐलान किया कि उनका कोविड-19 का टेस्ट पॉजिटिव है, लेकिन इसकी अलामत मामूली है और उन्हें खुद को क्वारंटीन कर लिया है। बिलावल भुट्टो ने लिखा है कि वो घर से काम का सिलसिला जारी रखेंगे और PPP के यौम तासीस से बदरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। उन्होंने अपनी ट्वीट में लोगों को हिदायत की कि मास्क पहने, मैं आपका मुंतजर रहूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कोरोना टेस्ट एक ऐसे वक्त में आया है जब एक रोज बाद उनकी बहन की मंगनी होने जा रही है। बिलावल हाउस में होने वाली इस मंगनी की तकरीब के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं और इस तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानों के लिए पहले कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। सिर्फ उन अफराद को तकरीब में शिरकत की इजाजत होगी जिनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव होगा। 2 रोज केवल बिलावल भुट्टो के बशीर जमील सुमरो को भी कोरोना का मर्ज लाहक हुआ था और उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया था। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है। हर गुजरते दिन के साथ इसमें तेजी आ रही है। मुल्क में न सिर्फ तालीमी इदारों को एक बार बंद कर दिया गया है, बल्कि सूबाई हुकूमतों ने मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाते हुए पाबंदियां आयद कर रखी हैं। सिंध में वायरस की सूरत हाल को देखते हुए सूबाई हुकूमत ने भी पाबंदियां लगाकर कारोबार के औकात कार महदूद कर दिए हैं। इस वायरस से हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद मुतासर हो रहे। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह में भी कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई थी। 16 नवंबर को वज़ीर आला हाउस की जानिब से एक ट्वीट में बताया गया था कि वज़ीर आला सिंध का जो कोरोना वायरस का टेस्ट है वो पॉजिटिव आया। इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ, MQM के साबिक रहनुमा फारूक सत्तार, तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कौमी असम्बली के रुकन आमिर लियाकत हुसैन भी कोरोना वायरस का शिकार हुए और हॉस्पिटल में जेर इलाज। इससे पहले वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी बराए तहफ़ीफ़ गुरबत डॉक्टर सानिया निश्तर, उन्हें भी कोरोना वायरस हुआ। सईद गनी, यूसुफ अगलानी, नैयर बुखारी, राजा परवेज अशरफ और कब्रज मां कायरा भी कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों में शामिल है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस में तेजी आ रही है और
आज भी 3000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो जुलाई के बाद मुसलसल दूसरी दफा केसेस की बढ़ने की यानी रेशो है, यानी हाईएस्ट हो रहा है। इसमें कोरोना वायरस के जो टोटल मरीज हैं वो 3,86,000 हैं और जिनमें से 34,392 जो है वो सेहतयाब हुए। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 3,306 केसेस आए और 40 अफराद जो है इसमें जाम बहक हुए। तो ख्याल रखिए कोरोना वायरस बढ़ रहा है और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में फैल रहा है। न्यूजीलैंड के दौरे पर जो पाकिस्तान की टीम दौरा करने के लिए गई है, उस टीम के 6 अरकान के कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद कौमी क्रिकेट टीम का दौरा जो है वो खतरे में पड़ गया है। न्यूजीलैंड हुकाम ने पाकिस्तान को वार्निंग जारी कर दी है। क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक खिलाड़ियों के टेस्ट मुस्बत आने के बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। बकाया स्क्वाड से उन्हें अलग करके जो है वो 16 रोज के लिए या 15 रोज के लिए क्वारंटीन में रख दिया गया है। और इसके बाद जो आइसोलेशन में कौमी टीम को ट्रेनिंग के लिए दिया गया इस्तिस्ना था, वो भी वापस ले लिया गया। यानी जब तक क्वारंटीन क्लियर नहीं होता पाकिस्तानी टीम ट्रेनिंग नहीं कर सकेगी, प्रैक्टिस नहीं कर सकेगी। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तज़कियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।